बजने वाले हैं 2 और हम दोनों लेकर आ गए हैं 2 दनादन। लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। पटना के पालीगंज में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में 21 लाख रुपए की लूट। नकाब पहनकर बैंक में घुसे थे 4 बदमाश। सावन की सोमवारी पर तेजस्वी यादव ने पत्नी और बेटी के साथ की पूजा। भंडारे में लोगों को खाना भी खिलाया। वैशाली हादसे में 9 लोगों की मौत के बाद न्यूज 18 की पड़ताल। जर्जर सड़क और झूलते तार बने हादसे की वजह। बिजली विभाग के खिलाफ लोगों में दिखी नाराजगी। सहारा में डूबे पैसे लौटाए जाएंगे। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पैसे लौटाए जाएंगे। पटना में झमाझम बारिश के बाद सुहाना हुआ मौसम। लोगों को गर्मी से मिली राहत। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। और बड़ी खबर अयोध्या से, जहां अयोध्या गैंगरेप केस से जुड़ी हुई सामने आ रही है बड़ी खबर। रेप पीड़िता लखनऊ केजीएमयू रेफर की गई है। बेहतर इलाज के लिए पीड़िता को केजीएमयू रेफर किया गया। एम्बुलेंस से लखनऊ डॉक्टरों की टीम लेकर गई। 12 हफ्ते की गर्भवती गैंग रेप ये पीड़िता है और गर्भवती होने के बाद ही इस रेप का खुलासा भी हुआ। अयोध्या गैंग रेप के मुख्य आरोपी मोहित खान का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खाली कराया जा रहा है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बैंक और कई दुकानें हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से बैंक को खाली करने के बाद उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। तो मोहित खान की और भी प्रॉपर्टी की जांच चल रही है। पुलिस चौकी वाली बिल्डिंग भी कार्रवाई की जद में है। मोहित खान की बिल्डिंग में 2012 में भदरसा पुलिस चौकी खोली गई थी और गैंग रेप के बाद से पुलिस चौकी को भरत कुंड पर शिफ्ट कर दिया गया। अयोध्या में गैंग रेप से जुड़ी अगली खबर आपको बताएं। आरोपी मोहित खान के खिलाफ आज भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। आज पुलिस चौकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चल सकता है। कब्रिस्तान की जमीन पर आरोपी का ये बना हुआ है। सपा नेता मोहित खान की बिल्डिंग, जिस पर आज बुलडोजर चलने की संभावना है। और इसी बिल्डिंग में 2012 से पुलिस चौकी चल रही थी। मोहित खान के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया है और गिरफ्तारी होने के बाद रातों रात पुलिस ने चौकी को भदरसा से भरतकुंड शिफ्ट किया था। तो अयोध्या मामले पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का बयान सामने आया, जिसमें पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी जो है वो खड़ी है। जो आरोपी है उसे कड़ी सजा मिले, ये हम भी मांग करते हैं। पार्टी ने उच्च स्तरीय कमेटी के गठन किए हुए हैं और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी जरूर होगी। दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार पीड़िता को सुरक्षा दे। 20 लाख मुआवजा पीड़िता को मिलना चाहिए। पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है और ये कहा गया है बहुत जल्दी से जल्दी बिना अनावश्यक विलंब के अपनी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें देरी नहीं लगेगी, विलंब नहीं लगेगी, अनावश्यक विलंब नहीं है और दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी की मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार की तरफ से उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसको सुरक्षा दी जाए, उसको स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और कम से कम 20 लाख रुपए दिया जाए। अयोध्या गैंग रेप पर अखिलेश यादव का ही बयान सामने आया है। कानून में कहा गया है डीएनए टेस्ट हो। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आगे कहा डीएनए टेस्ट की मांग गलत नहीं है। पुलिस वहां की पूरी सच्चाई जानती है। डीएनए टेस्ट की मांग गलत कैसे है? बीजेपी सरकार चाहती है पुलिस कार्यकर्ता बन जाए। चुनाव से पहले बीजेपी षड्यंत्र करना चाहती है। समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। कैसे मुख्यमंत्री हैं ये? इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा?
और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा की आग भड़क उठी है। प्रदर्शनकारियों और आवामी लीग सदस्यों के बीच झड़प के दौरान 91 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें 15 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने पीट कर मार डाला। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में छात्र सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को खत्म करने की मांग को लेकर 1 महीने से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 महीने से जारी हिंसक प्रदर्शन में कुल 200 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद भारत सरकार ने बांग्लादेश को लेकर एक सख्त एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके तहत भारतीयों को बांग्लादेश की यात्रा न करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश में मौजूद भारतीयों को सावधान और सतर्क रहने और उच्च आयोग के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से आ रही है, जहां पालीगंज के दुल्हिन बाजार इलाके में बैंक में दिन दहाड़े 21 लाख रुपए की लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। कोरैया गांव में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में अपराधी हथियार के साथ घुसते हैं और बैंक लूटकर आराम से फरार हो गए। 4 से 5 की संख्या अपराधियों की बताई जा रही है, जिन्होंने बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों को एक कमरे में बंद कर दिया, लूट की घटना को अंजाम दिया और 21 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और अपराधियों की तलाश में जुट गई है। इससे पहले बिहटा के एक्सिस बैंक से 19.5 लाख और उत्कर्ष फाइनेंस से 17 लाख रुपए की लूट इसी स्टाइल में की गई थी। अपराधी दिन में करीब 1 बजे पहुंचते हैं और लूटकर फरार हो जाते हैं। लुटेरे लगातार बैंक लूट रहे हैं और पुलिस को उनका सुराग तक नहीं मिल पा रहा है। इससे पुलिस की मुस्तैदी पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 3 से 4 अपराधी जो हैं वो हथियार के बल पे घुसे। जितने भी बैंक के कर्मी थे उनको एक रूम में बंधक बना लिया गया और जितना अभी तक बैंक मैनेजर से सूचना मिली है और जो पैसों का मिलान किया गया है उसके अकॉर्डिंग करीब 21 लाख रुपए जो हैं इन अपराधियों द्वारा लूट लिए गए हैं। इनके द्वारा जो बैंक के अंदर DVR था उसको भी ले लिया गया है। तो जो ट्रेस रूट है जहां से वो लोग भागे हैं वहां का CCTV फुटेज दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया है, FSL की टीम भी बुलाई गई है और जल्द से जल्द इन जो अपराधी हैं इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो पंजाब नेशनल बैंक से लूट की इस बड़ी वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया, वो भी दिन दहाड़े। हमारे सहयोगी इस वक्त संजय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जरा इस इलाके की तस्वीर दिखाते हुए बताइए, कितना व्यस्ततम ये इलाका, इसके बावजूद पुलिस की गश्ती कहां होती है, घटना को हथियारों से लैस अपराधी कैसे अंजाम दे देते हैं? जी बिल्कुल विवाद, देखिए ये मेन रोड है और गाड़ियों की आवाज है कि अगर आप बात करें, देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रक वगैरह यहाँ से पास करें, मेन रोड है ये। और मेन रोड पर ये PNB बैंक है, देखिए पंजाब नेशनल बैंक कोरैया सुल्तानपुर पटना ये ब्रांच है। और फिलहाल यहाँ पर सिटी SP पहुंच गए हैं, सिटी SP वेस्ट अभिनव धीमान, पालीगंज DSP 2 पहुंचे हुए हैं, SDPO 2 पालीगंज की ये गाड़ी लगी हुई है, तस्वीरों में आप देख सकती हैं। ठीक इसके बगल में सिटी SP वेस्ट अभिनव धीमान की गाड़ी लगी है। और अमूमन ऐसा ही होता है, जब बड़ी वारदात हो जाती है तो अधिकारी जरूर पहुंचते हैं। लेकिन इसी दानापुर सब डिवीजन की अगर हम बात कर लें तो जून महीने में 2 बड़ी वारदात हुई है। 2 बड़े बैंक में, एक एक्सिस बैंक में 18 लाख रुपए की लूट हुई थी और एक और बैंक में, दोनों बैंक को अगर काउंट कर ले लूट की वारदात को तो 33 लाख रुपए की लूट हुई। लेकिन आज तक उसका उद्भेदन पटना पुलिस नहीं कर सकी। ठीक इस घटना के बाद फिर से पुलिस पहुंची है, पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और सिटी SP ने कहा कि जो बैंक के अंदर CCTV का DVR लगा हुआ था उसको अपराधी अपने साथ लेते गए। हालांकि एक जगह का CCTV जरूर पुलिस को मिला है, जिसके आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त देखिए बैंक के अंदर लगातार जो स्पेशल सेल है पटना पुलिस का, उसके अधिकारी पहुंचे हैं, उसके पुलिसकर्मी पहुंचे हैं और सिटी SP फिलहाल बात कर रहे हैं, बैंक के एम्प्लॉय से जानकारी ले रहे हैं। और एक और मैं आपको जानकारी दे दूं कि तकरीबन 1 घंटे के बाद, 10:30 बजे का ये वाकया है, 10 से 10:30 बजे का, और 1 घंटे के बाद कैश वैन आना था जिसमें 30 लाख रुपए की राशि होती और जो अपराधी थे वो अपने साथ बोरा लेकर आए थे। यानी उन्होंने कई दिनों तक रेकी की है इस बैंक में और उसके बाद उन्हें इस बात की भी जानकारी थी कि कैश वैन पहुंचने वाला है
हालांकि गनीमत यह रही कि कैश वैन 1 घंटे की देरी से पहुंची, इसलिए 30 लाख रुपए की जो राशि थी वो बच गई। बैंक के अंदर जो 21 लाख रुपए का जो राशि थी वो अपराधी अपने साथ ले गए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं पटना पुलिस पर कि आखिरकार पटना पुलिस डिटेक्शन की बात करती है तो डिटेक्शन भी नहीं हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 बैंक लूट की बड़ी वारदात दानापुर में ही, और ये भी दानापुर सब डिवीजन में ही पड़ता है, ये तीसरी वारदात है। महज कुछ महीनों के अंदर इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और पुलिस प्रिवेंशन की बात करती है वो तो डिटेक्शन भी नहीं कर पाई है। फिलहाल सिटी एसपी जरूर पहुंचे हैं और जांच पर कोई स्टेटमेंट देने की स्थिति में पुलिस वाले भी नहीं है और जांच किस दिशा में बढ़ रही है, कब तक अपराधी गिरफ्त में आते हैं, ये भी देखना एक बड़ा सा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गर्माता जा रहा है। बीजेपी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो बीजेपी का दावा है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है। तो वहीं सत्ता पक्ष का ये कहना है कि ये बस एक राजनीतिक मुद्दा है और कुछ इससे ज्यादा नहीं। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन का भी बयान सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन ने घुसपैठ के इस मुद्दे को सिरे से ही खारिज कर दिया। इतना भी तो चाहिए, यदि कहीं से बात उठ रहा है तो सही या गलत और थोड़ा समय लेंगे, उसके बाद हम भी उस विषय पर बोलने शुरू कर देंगे। नालंदा से आपको बड़ी खबर बता दें, बदमाश ने युवती को गोली मार दी है। बड़ी खबर सामने आ रही है नालंदा से, जहां बदमाश ने एक युवती को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि बदमाश की पुलिस के सामने पिटाई की गई थी। मॉब लिंचिंग को भी अंजाम दिया गया। इलाज के लिए पावापुरी में भर्ती करा दिया गया है। पावापुरी मेडिकल कॉलेज में युवक का इलाज चल रहा है। परवलपुर थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या है ये पूरा मामला? ये बता दो कि पूरा मामला परवलपुर थाना क्षेत्र के पिल्लिच गांव की है, जहां एक युवक जो है बताया जाता है कि वह गिरिया कराने वाला, हालांकि पहचान उसका नहीं हो पाया है। वो एक युवती को गोली मारकर भाग रहा था और भागने के दौरान जो है गैस गोदाम का शरण लिया, जहां ग्रामीणों ने उसे खदेड़कर उसे पकड़ लिया और जमकर लाठियां बरसाई। हालांकि घटना की जानकारी ग्रामीणों के द्वारा स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों की लाठियां है जो उस पर जो लगातार बरसते रहा। हालांकि पुलिस जो है फिलहाल उसे मॉब लिंचिंग से बचाने में कामयाब रहा और दोनों युवती और जो बदमाश है दोनों को इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। फिलहाल स्थिति जो है काफी माहौल गर्म बना हुआ है गांव में। जी ठीक है अभिषेक, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर वैशाली से, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। करंट लगने से 9 कांवरियों की मौत हो गई। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव की है। ट्रॉली पर सवार होकर सभी कांवरिये जो है वो पहलेजा घाट जा रहे थे और इसी दौरान हाई वोल्टेज तार की चपेट में डीजे ट्रॉली का हॉर्न आ गया, जिससे आग लग गई और 9 लोग जिंदा ही जल गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मरने वालों में 5 सुल्तानपुर गांव के जबकि 4 नगर थाना क्षेत्र के जडुआ बढ़ई टोला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बोल गया कि आपका बेटा का करंट लग गया, तो हम लोग दौड़ के आए, देखें कि वो मरा हुआ। कहाँ पे, मतलब कहाँ जा रहा था? अब जा रहा था हरियाणाथ। हम लोग का तो मालूम नहीं था कि कहाँ गया नहीं गया। तो कॉल आने के बाद पता चला कि ऐसा घटना हुआ था। नहीं बताया। तो वैशाली में करंट लगने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद जिला प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से हादसे में मृत लोगों के परिजनों को सदर अस्पताल में देर रात मुआवजे की राशि का चेक दिया गया। बिजली विभाग की ओर से सभी 9 मृतक के परिवार के सदस्य को एसडीएम ने 4-4 लाख का चेक सौंपा है। एसडीएम ने कहा कि बिजली विभाग के 2 कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है, जिसकी जांच की जा रही है। 9 लोगों की मृत्यु हुई है, सभी को 4-4 लाख रुपये अनुदान दे दी गई है। बड़ी दुखद घटना हुई है। सुल्तानपुर गाँव है, वहाँ पे 11,000 विद्युत प्रवाह के संपर्क होने से ये घटना घटित हुई है। लोगों का डिमांड था कुछ कार्रवाई के लिए, विभाग के जो कर्मी जो लापरवाही जिन्होंने बरती उनका। कुछ लोगों का कहना है कि हमने बार कॉल किया, नीचे के बिजली मिस्त्री है उनको, वो रिस्पॉन्ड नहीं किया। निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी।
और बड़ी खबर, वैशाली हादसे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दुख जाहिर किया गया है। अनुग्रह अनुदान राशि का ऐलान भी किया गया। आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। तो वैशाली हादसे में 9 लोगों की मौत हुई। और अगली खबर आपको कटिहार से बता दें, जहां सड़क दुर्घटना में 2 कांवरियों की मौत हो गई है। मनिहारी थाना क्षेत्र के नवाबगंज के पास की घटना है। यहां 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई थी। तो वहीं बताया जा रहा है कि उदमा रेखा के रहने वाले कृष्ण और सूरज गंगा जल लेने के लिए मोटरसाइकिल से मनिहारी गंगा घाट जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक से इनकी बाइक की टक्कर हुई, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए, जिनमें 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। मनिहारी जा रहा था जल उठाने के लिए, रास्ते में एक्सीडेंट कर गया। क्या चीज से जा रहा था? बाइक से जा रहा था। कितने लोग एक्सीडेंट किए? इधर से मेरा भाई था और एक और पड़ोसी था, वही दोनों जा रहा था। क्या नाम? एक का नाम सूरज, एक का कृष्ण नाम। रोहतास के डेहरी अनुमंडल के चुटिया थाना क्षेत्र के रहने वाले 17 से ज्यादा पशुपालक सोन नदी के बीच फंसे हुए थे, जिनका एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। तो बिहार के रोहतास के चुटिया के अलावा झारखंड के गढ़वा के केतार के भी कुछ लोग नाव पर सवार थे। 40 लोग यहां फंसे हुए थे। एसडीआरएफ की टीम ने सभी का रेस्क्यू किया। सोन नदी में फंसे लोगों के रेस्क्यू पर अब सियासत शुरू हो गई है। सोन नदी में झारखंड और बिहार दोनों तरफ के लोग फंसे थे। ऐसे में बिहार की रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी लोगों को निकाल लिया, लेकिन झारखंड से रेस्क्यू की टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई, जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन था और बेहतर समन्वय की वजह से ही लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा पाया। रेस्क्यू टीम किस राज्य का है वो मायने नहीं रखता। जब वहां बिहार की रेस्क्यू टीम पहुंच गई और बचाव कार्य शुरू कर दिया, और ये तभी संभव हो पाया जब समन्वय स्थापित किया गया। एक बेहतर कोऑर्डिनेशन दिखा गढ़वा जिला प्रशासन का और जो बिहार के उस तरफ के जो जिला थे वहाँ के लोगों का, और इस सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग हमारे जो वहाँ के लोकप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर जी की पूरी उनकी देखरेख में ये काम चला है। केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रविवार को 1300 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर से 670 और पैदल रास्तों से 660 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं अभी भी 400 यात्रियों का रेस्क्यू करना बाकी है। तो केदारनाथ से 350 और भीमबली से करीब 50 लोगों का रेस्क्यू होना है। बीते 4 दिनों में केदार घाटी से अभी तक 10,374 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला जा पाया। उधर देहरादून कंट्रोल रूम से भी रेस्क्यू अभियान पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। देश के कई राज्य इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं। पहाड़ हो या मैदान, सभी जगह एक सा हाल है। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में भगीरथी का इस बार रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तो नदी उफान पर है और ऐसे में गंगोत्री धाम के किनारे बने हुए आश्रम पर खतरा मंडरा रहा है। नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से गंगोत्री धाम में घाटों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि अगले कुछ दिनों तक नदी के पास जाने से वो बचें। और मौसम से जुड़ा इस वक्त बड़ा अपडेट आपको बता दें, देश भर में मानसून का कहर जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, यानी कि अभी भी आने वाले दिनों में मानसून का कहर देखने को मिलेगा। ऐसे में लोगों को सावधान रहना है। राजस्थान में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र, गुजरात में बारिश का रेड अलर्ट है। तो पश्चिम मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। और सरकारी स्कूलों में छुट्टी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है बिहार से। ये बड़ी खबर, शिक्षा विभाग की कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई थी उस रिपोर्ट को एसीएस एस सिद्धार्थ को सौंप दिया गया है। अब बिहार में नई छुट्टियों की घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी। शिक्षकों और बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी। तत्कालीन जो एसीएस के पाठक थे उन्होंने छुट्टियों की संख्या कम कर दी थी, छुट्टियों में कटौती की थी। एसीएस एस सिद्धार्थ की कमेटी ने नई छुट्टी देने की
रिपोर्ट जो है वो अब एसीएस एस सिद्धार्थ को सौंप दी है। पिछले 1 साल से छुट्टियों में कटौती का विरोध शिक्षकों की तरफ से हो रहा था। न्यूज़ 18 ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया। छुट्टियों में कटौती की मांगों पर लोगों की क्या थी राय, इसे सामने लाया। कई पर्व और त्योहार में अब छुट्टियां जो हैं लोगों को मिलेंगी। और न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, शिक्षकों की ये मांग थी कि हम शिक्षा बेहतर तरीके से बच्चों को देंगे, लेकिन हमारी छुट्टियों पर एसीएस ध्यान दें, तो अब इस खबर के साथ एक राहत उन्हें। बिल्कुल, देखिए बिहार के शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए और जो व्यवस्था है उसके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार विरोध चल रहा था। पिछले 1 साल से छुट्टियों में कटौती को लेकर शिक्षक परेशान थे। एसीएस एस सिद्धार्थ की कमेटी ने अभी छुट्टी को लेकर रिपोर्ट सौंप दी है एसीएस को, और न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हाथ लग गई है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकारी स्कूल में अब 6 छुट्टियों में बढ़ोतरी हुई है, यानी 6 दिन और छुट्टियां मिलेंगी। हम गिनती के साथ बताते हैं कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन है, अब छुट्टी मिलेगी। हरितालिका जो तीज है उसमें 2 दिन की छुट्टियां मिलेंगी, यानी 6-9 को हरितालिका तीज है, 7-9 को हरितालिका तीज है। तो सितंबर महीने में भी एक तरह से शिक्षकों को अब 2 दिन जो है छुट्टियां में बढ़ोतरी हुई है। अनंत चतुर्दशी को 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है, इसमें भी 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसके साथ साथ ज्योतिया को लेकर लगातार विरोध चल रहा था। पिछले साल व्रत में शिक्षिकाएं स्कूल आई थी, विरोध हुआ था। इस छुट्टी को भी एक तरह से अब घोषित कर दी गई है। और 25 सितंबर को ज्योतिया है, इसमें छुट्टी मिलेगी। गुरु नानक जयंती जो कार्तिक पूर्णिमा है और गुरु नानक जयंती है 15 नवंबर को, उसमें भी अब छुट्टी मिलेगी। तो 6 दिनों की छुट्टियों में जो है बढ़ोतरी हुई है। एसीएस एस सिद्धार्थ की कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है और एसीएस एस सिद्धार्थ ने बड़ा फैसला ले लिया है। के पाठक जो तत्कालीन एसीएस थे, उन्होंने छुट्टियों में कटौती कर दी थी, जिसका राज्य भर में विरोध हुआ था। और ये जो अभी छुट्टी की घोषणा हुई है, अभी तुरंत कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी और पर्व त्योहार। रजनीश, जरा आप ये बताइए कि ये छुट्टियों की जो घोषणा की जाएगी औपचारिक तरीके से, अब इसे भेजा जाएगा और उसके बाद इसे लागू किया जाएगा, तो कब से ये लागू हो जाएंगी, इसे लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल इसी महीने से लागू हो जाएगी। और बता दें आपको कि इसी महीने में रक्षाबंधन है, यानी 19 तारीख से ये जो छुट्टी है ये आपको लागू हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो शिक्षक हैं अब उन्हें बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि विरोध हो रहा था। और विरोध के बाद जैसे ही एसीएस ने पदभार ग्रहण किया है, उसके बाद कमेटी बनी और कमेटी ने कई बिंदुओं पर आखिर में और संक्षेप में रजनीश, छुट्टियों की संख्या कितनी हो गई? पहले एक संख्या कितनी थी छुट्टियों की, और अब इन 6 छुट्टियों को जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी हुई? अभी देखिए कुल कैलकुलेशन अभी जारी है। शिक्षा विभाग अभी अंतिम रिपोर्ट अभी जारी करने वाली है। इसके मुताबिक अगर कहा जाए तो 6 दिन जो पहले की तुलना में जो छुट्टियां हैं उसमें 6 दिन और छुट्टियों में बढ़ोतरी हो गई है। जो कटौती की गई थी उस कटौती को एक तरह से भरपाई किया गया है और शिक्षकों को राहत दी। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब छुट्टियों की संख्या बढ़ गई। बिहार में शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत, बच्चों के लिए भी एक बड़ी राहत। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।